जी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है लास्ट लेक्चर के हवाले से, प्रोटोटाइप के हवाले से, लो फिडेलिटी डिज़ाइन के हवाले से, स्टिकर शीट या यूज़ेबिलिटी स्टडी के हवाले से, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, तो हमारे पास 5 मिनट है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो जो लोग इस वक़्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना-अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। और अगर कुछ स्टूडेंट्स एक डिवाइस के ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। जी, तो आई थिंक कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि कितने लोग हैं जिनका हाई फिडेलिटी डिज़ाइन और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप कंप्लीट हो चुका है? अपने-अपने हैंड रेज़ कर दीजिएगा। जी, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स जिनके हैंड रेज़ नहीं है, इन लोगों का कंप्लीट क्यों नहीं है? इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट एब्सेंट हैं हमारी क्लास के अंदर, उन लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दूँगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपका नेक्स्ट कोई वीक कंसिस्टेंटली एब्सेंट ना हो। इसके अलावा मैं आपके हैंड्स लोअर कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे बता दीजिएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिनकी यूज़ेबिलिटी स्टडी कंप्लीट है? जी, किन स्टूडेंट्स की यूज़ेबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, वो अपना हैंड रेज़ कीजिएगा। जी, तो किसी ने यूज़ेबिलिटी स्टडी कंडक्ट नहीं की अभी तक? और जो हमने कल केस स्टडी के बारे में पढ़ा था, उस केस स्टडी को किसी ने टच किया हो थोड़ा बहुत?
जी, ठीक हो गया। अच्छा, यूज़ेबिलिटी स्टडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे कोई स्टूडेंट बताना पसंद करेगा कि क्यों आप लोगों का यूज़ेबिलिटी स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा? मैं आपके माइक की एक्सेस आप लोगों को दे रहा हूँ, तो अगर कोई माइक में बोलना चाह रहा है, तो माइक में बोल के बता सकता है, अदरवाइज़ आप चैट में लिख सकते हैं कि यूज़ेबिलिटी स्टडी अभी तक कंडक्ट क्यों नहीं की गई? जी, आप लोग अपना-अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग चैट के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ेबिलिटी स्टडी के हवाले से जी माहम, आप बताएँ कि आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी क्यों कंप्लीट नहीं है? तो नेक्स्ट आप काम कैसे करेंगी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है? क्योंकि आई थिंक कि आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी, इसके बाद आपकी जो बाकी चीज़ें हैं जैसे केस स्टडी है, तो ये भी आपको लैपटॉप के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। जी, इसके बाद हबीबा, आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी क्यों कंप्लीट नहीं है? जी, अदन, इसके बाद आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी क्यों कंप्लीट नहीं है? नहीं, इसमें आई थिंक कि अगर आपने लेक्चर नहीं लिए, तो मैं रोज़ाना तकरीबन रिकैप सेशन के अंदर ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग उसे क्लियर करें। आई थिंक कि ब्लेम एक्सक्यूज़ेज़ में आता है कि आप मुझे आज बताएँ कि हमने सर लेक्चर नहीं लिया या इस वजह से हमारा ये नहीं हो रहा। जी, अदन, आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी? जी, ठीक हो गया। इसके बाद सवाहत ज़हरा। जी, हसन अली, आपका? जी, हसन अली, आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी? और इसके बाद अम्मारा मंज़ूर। जी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अम्मारा मंज़ूर, आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी? जी, ठीक है। जी, नेक्स्ट माहिरा खान, आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी जो हमने सीखा था कि कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो आपका ये कहाँ तक है? आपने कंडक्ट किया है, कोशिश की है उसमें कि नहीं की? जी, ओके हो गया। उसके बाद असफंद। जी, ठीक है। उबैद नज़र। ओके हो गया। नेक्स्ट विशा। अगर आंसर नहीं आप लोगों को मिलेंगे, तो फिर यानी इसका मतलब कि आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी कंडक्ट नहीं हो पाएगा। वासिक। जी, इनके बाद सिबगा और कशमाइन। जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं चैट आप लोगों की सेव रखूँगा, तो
तो कल मैं दोबारा आप लोगों से पूछूँगा जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम कल कर लेंगे। इसके बाद अभी जो आप ऐड हुई हैं क्लास के अंदर अस्मा अशराफ, आपका यूज़ेबिलिटी स्टडी कहाँ तक पहुँचा है? जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कल तक आप लोग अपना-अपना यूज़ेबिलिटी स्टडी कम से कम कंडक्ट कर लेंगे, क्योंकि यूज़ेबिलिटी स्टडी हमारे डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आपको ये बताता है कि आपका डिज़ाइन वाक़ई आसान है, ईज़ी टू यूज़ है, अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे रियल टाइम यूज़र्स टेस्ट करते हैं। एज़ अ डिज़ाइनर आपको पता है कि आपने अपने डिज़ाइन के अंदर कौन-सी चीज़ किस जगह पे रखी हुई है। लेकिन हमारे जब यूज़र के साथ शेयर किया जाता है तो एग्ज़ैक्टली हमें इस चीज़ का पता चलता है कि क्या वाक़ई में मेरा डिज़ाइन आसान है, मेरा डिज़ाइन प्रॉपरली जिस तरह से मुझे लगता है कि ये एक गुड यूज़र एक्सपीरियंस दे सकता है, तो क्या ये वाक़ई में गुड यूज़र एक्सपीरियंस दे सकता है या नहीं दे सकता? तो इसलिए हमारे डिज़ाइन की फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन नहीं, आप कह लें कि आप किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको फीडबैक लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम उस फीडबैक की बुनियाद पे अपने डिज़ाइन को बेहतर से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसलिए जब भी हम डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर आते हैं, तो जो यूज़ेबिलिटी स्टडी है, जिसके अंदर हम अपना डिज़ाइन फंक्शनल करते हैं और फिर उसको किसी शख्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो शख्स हमें उसके ऊपर प्रॉपर फीडबैक देता है। तो इस फीडबैक को देखते हुए हम उसके अंदर मॉडिफ़िकेशंस करते हैं, अपडेट्स करते हैं, या उन फीडबैक जो हमें अपने यूज़र से मिली है, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम एक अच्छा डिजाइनर खुद को देखना या बनाना चाह रहे हैं, या हम अब ये चाह रहे हैं कि हमें एक अच्छा गुड यूजर एक्सपीरियंस मिले। बैड यूजर एक्सपीरियंस से बचने के लिए हमें फीडबैक लेना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस फेज से आप एक दफा गो थ्रू हो, ताकि आपको समझ आ सके कि हम टेस्टिंग कैसे करते हैं या हम उस टेस्टिंग पे अमल दरामद कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने केस स्टडी देखा था जो लो फिडेलिटी डिजाइन तक देखा था। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, केस स्टडी के अंदर अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमने लो फिडेलिटी डिज़ाइन तक कल देखा था, तो हम जिसमें हमने लो फिडेलिटी का प्रोटोटाइप ऐड किया था, यानी प्रोटोटाइप का लिंक ऐड किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसके बिल्कुल सामने उसकी इमेज ऐड करेंगे। यानी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की इमेज कैसे ली जाएगी कि आप अपनी तमाम स्क्रीन्स को ज़ूम आउट करेंगे और उनके अंदर जो वायर्स आपने कनेक्ट की हैं, प्रोटोटाइप के ऊपर रखते हुए, प्रोटोटाइप को ऑन करते हुए, आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, तो उसके अंदर प्रॉपर वायर्स दिखती हैं कि आपकी वायर्स कौन-सी किस स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारा रिफाइनिंग द डिजाइन आता है, जिसके अंदर हमारे पास मॉकअप्स है, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, एक्सेसिबिलिटी है और यूजेबिलिटी स्टडीज है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मॉकअप्स आते हैं। तो अगर किसी को मॉकअप वैसे स्क्रीन डिजाइनिंग के करने आते हैं, आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आपने मॉकअप्स के अंदर, अच्छा यहाँ पे जब आप मॉकअप्स के अंदर आएंगे रिफाइनिंग द डिजाइन के अंदर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो स्क्रीन दिखेगी, ये हमारे पास मॉकअप्स की है। अब इसके अंदर आप अपने गोल्स के बारे में बताएंगे कि आप इस एप्लीकेशन को क्यों डिजाइन कर रहे हैं, या इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है, क्या काम करती है, कैसे यूजर की हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यूजेबिलिटी स्टडी, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे कि लो फिडेलिटी डिजाइन, यहाँ पे एक लो फाई डिजाइन की स्क्रीन आप लोग ऐड करेंगे, और उसके बिल्कुल यहाँ पे आप उसी स्क्रीन का हाई फिडेलिटी का जो वो है, हाई फाई स्क्रीन है, उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी हाई फाई डिजाइन और लो फाई डिजाइन आ जाएगा।
यानी यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो आपको लगता है कि आपकी एक स्क्रीन ऐसी जो सबसे अच्छी डिजाइन की गई है, तो आप उस स्क्रीन को जो लो फिडेलिटी है उसको यहाँ पे लगा देंगे और हाई फिडेलिटी स्क्रीन को यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से आपकी लो फिडेलिटी टू हाई फिडेलिटी का एक मॉकअप आ जाएगा। इसके बाद किसी और स्क्रीन को, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्रीन लगाई जाएंगी, तो आप यहाँ पे दूसरी स्क्रीन को नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके दूसरी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे भी आप एक और स्क्रीन जो आपको लगता है कि सेकंड आपकी सबसे अच्छी डिजाइन की गई है, उस स्क्रीन को आप यहाँ पे लगा देंगे। अब उसको लगाने का तरीका मैं आपको कल की क्लास के अंदर बता चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे हम प्रोटोटाइप को प्ले करते हैं तो मोबाइल डिवाइस के अंदर दिखता है, हमें उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे लो फिडेलिटी डिजाइन को लगाना है और उसके बाद इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपने हाई फिडेलिटी डिजाइन को लगाना है। तो इसी की जो लो फिडेलिटी में आपने स्क्रीन यूज की है, उसी की हाई फिडेलिटी स्क्रीन आपने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे मॉकअप्स आएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आपने जो अपना मेन प्रोसीजर रखा है उसकी 5-6 स्क्रीन है, यानी जिसमें आपने पहले अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद डायरेक्टली आपने पेमेंट मेथड दिखाया, पेमेंट मेथड के ऊपर किसी ने अप्लाई किया, पेमेंट मेथड यूज किया और उसके बाद आपकी डन या कंफर्म की स्क्रीन आ गई कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। तो आप उन 3-4 स्क्रीन को जो आपका मेन फ्लो है उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं और यहाँ पे आपका हाई फिडेलिटी डिजाइन लगेगा। फर्स्ट यहाँ पे आपने एक लो फाई डिजाइन, एक हाई फाई डिजाइन लगाना है, जबकि इसमें भी आप एक लो फाई डिजाइन और एक हाई फाई डिजाइन लगाएंगे इन 2 स्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाई फिडेलिटी डिजाइन की ही 4 स्क्रीन लगाएंगे। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, आप 4 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन का प्रॉपर फ्लो दिखाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे आप लोग उस तरह से भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि जो आपके हाई फिडेलिटी डिजाइन के अंदर आपको लगता है कि 4 सबसे अच्छी स्क्रीन हैं जो देखने में अच्छी लग रही हैं, तो उन स्क्रीन को आप यहाँ पे लगा सकते हैं मॉकअप्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास हाई फिडेलिटी का प्रोटोटाइप आता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोटोटाइप लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसी तरह से जिस तरह हमने लो फिडेलिटी के अंदर अपनी एक इमेज यानी स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें प्रॉपर वायर्स दिख रही थी कि ये हमारा प्रोटोटाइप क्रिएट किया गया है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम अपने हाई फिडेलिटी डिजाइन के प्रोटोटाइप का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज आता है जिसके अंदर हम एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशंस के बारे में लिखेंगे। अब एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशंस क्या है? एक्सेसिबिलिटी क्या थी कि जिसके अंदर हम लोगों की डिसेबिलिटीज को दूर करने के लिए कोई फीचर देते हैं। तो आप लोग अपनी पूरी एप्लीकेशन को देखेंगे और आप उसमें लिखेंगे कि आपने एक्सेसिबिलिटी के हवाले से यानी लोगों की डिसेबिलिटी को देखते हुए कौन से फीचर अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखे हैं जो एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशंस के तौर पे देखे जा सकते हैं। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, जितने भी आप यूज करना चाहें या जितने भी आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखे हैं उन तमाम को आप लोग इस जगह पे लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ट्रांसलेट का फीचर है अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन ट्रांसलेट हो सकती है किसी और जुबान में, तो ये भी एक एक्सेसिबिलिटी का फीचर है। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन के अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल का कोई ऑप्शन रखा है, आपने अगर अपनी एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन रखा है कि आपकी एप्लीकेशन को डार्क मोड के अंदर भी यूज किया जा सके, तो आप लोग इसको भी एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशन के तौर पर देख सकते हैं। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन के अंदर फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज का या फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट्स का कोई बटन रखा है, तो इसको भी एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशंस के तौर पे लिया जा सकता है। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन के अंदर सर्च बार का ऑप्शन रखा है, तो ये भी एक एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशंस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारा यूजर स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं जा सकता, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली, अब इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्विकली आपकी एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो इस सूरत में वो डायरेक्टली सर्च के बटन को यूज करके डायरेक्टली एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकता है और एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशन इसी चीज को बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3 या 4 जितने भी फीचर्स आपने रखे हैं एक्सेसिबिलिटी के हवाले से डिसेबल्ड पर्संस के लिए, तो उन तमाम फीचर्स को आप लोग यहाँ पे 1 बाय 1 लिख देंगे और इसको हम एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशंस बोलते हैं। इसके बाद हमारी आती है यूजेबिलिटी स्टडी फाइंडिंग्स। अब ये अगर आप लोगों ने यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट की है तो फिर इसको फिल किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले राइट ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द यूजेबिलिटी स्टडी यू कंडक्टेड एंड योर फाइंडिंग्स।
अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 से 3 लाइन के अंदर ये बताएंगे कि आपकी यूजेबिलिटी स्टडी क्या थी, मसलन मॉडरेटेड थी, नॉन मॉडरेटेड थी, किस जगह पे कंडक्ट की गई, किस दिन कंडक्ट की गई। तो अपनी यूजेबिलिटी स्टडी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास राउंड 1 फाइंडिंग्स आता है, राउंड 2 फाइंडिंग्स आता है। तो राउंड 1 फाइंडिंग्स के अंदर आप लोग लिखेंगे कि आपने जब यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट की तो उसके अंदर आपको क्या क्या एरर्स देखने को मिले, आपके यूजर ने आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई और उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशंस आपने दिए। इसी तरह अगर आपने दूसरी दफा भी यूजेबिलिटी स्टडी कंडक्ट की है तो राउंड 2 की फाइंडिंग्स के अंदर आप लोग बता देंगे कि आपने राउंड 2 यानी दोबारा जब यूजेबिलिटी स्टडी की 2 बार, 3 बार, 4 बार या जितनी भी दफा आपने यूजेबिलिटी स्टडी की तो उसके दौरान आपको क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या एरर्स देखने को मिले और उन एरर्स का क्या सोल्यूशन आपने दिया। तो इस तरह से आप लोग अपनी यूजेबिलिटी स्टडी को यहाँ पे लिखेंगे, जिसके अंदर आप लोग फाइंडिंग्स या मॉडिफिकेशंस के बारे में बताएंगे कि आपने मॉडिफिकेशन क्या की और आपको एरर्स देखने को क्या मिले या आपकी फीडबैक क्या मिली आपको अपने यूजर से। जी, यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, फाइंडिंग्स में आपने ये लिखना है कि यूजर ने आपको क्या बताया, कि आपके एरर क्या है और उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन क्या दिया। अब इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे यूजर ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई लेकिन आपको लगता है कि टेक्निकली मेरा डिजाइन अच्छा है, यानी ये प्रॉपर परफेक्ट है, तो आप उसमें लिख देंगे कि हमने इसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की यूजर की। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि टेक्निकली या तो पॉसिबल ही नहीं था यूजर की ये फाइंडिंग्स को लिखना या इसमें ऐड करना, या फिर इनको ऐड करने से किसी भी तरह से हमारी एप्लीकेशन में कोई परफेक्शन नहीं आएगी, तो इसलिए हमने किसी भी तरह से यूजर की फाइंडिंग्स को इसमें ऐड नहीं किया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है कि आप मॉडिफिकेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जब हमारी ये फाइंडिंग्स कंप्लीट होंगी तो हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड का एक ऑप्शन आएगा आप लोगों के। अच्छा, इसके अंदर आप अगर आपको लगता है कि आपके डिजाइन के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको दिखानी चाहिए या आपको उन लोगों को बतानी चाहिए जो इस केस स्टडी को देखेंगे कि आपने इस डिजाइन को कितना परफेक्टली डिजाइन किया है, तो आप इन तमाम चीजों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका वही है जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिंपली जिस स्क्रीन के नीचे कोई स्क्रीन ऐड करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और जो आपको स्मॉल स्क्रीन नजर आ रही है, मिसाल के तौर पर मैं 21 वाली स्क्रीन के नीचे एक और स्क्रीन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं 21 की स्क्रीन को क्लिक करूंगा, उसके बाद न्यू स्लाइड में आऊंगा और यहाँ से एक न्यू स्लाइड ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 22 न्यू स्लाइड आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ भी अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसको ऐड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त के लिए मैं UI UX लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर इसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बी बोल्ड किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, इटैलिक किया जा सकता है। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसका कलर चेंज किया जा सकता है, अगर आप किसी भी तरह से कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इसको सेंटर में रखा जाए इस टाइटल को, तो यहाँ पे ये आपके पास अलाइनमेंट के तमाम ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, हमारे पास इसमें सेंटर अलाइन आ गया और यहाँ पे हमारे पास राइट अलाइन आ गया। तो इसी तरह अगर आप इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से इसका साइज चेंज किया जा सकता है। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो आई थिंक ये ऑलरेडी जिन लोगों ने क्योंकि आप तमाम लोग तकरीबन यूनिवर्सिटीज में हैं या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, तो आप लोगों को तकरीबन पता होगा, लेकिन फिर भी इन केस अगर किसी को नहीं मालूम तो वो इस वीडियो से हेल्प ले सकता है कि हम कैसे स्लाइड को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्लाइड के ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइटल ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पे इमेज लगाना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन है, तो दिस डिवाइस हम सिंपली कोई भी पिक्चर जो यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो पिक्चर हम यहाँ से ले सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये पिक्चर मेरी यहाँ पे आ गई। इसका साइज स्मॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट प्रेस कर लीजिएगा और फिर इसका साइज स्मॉल कीजिएगा ताकि हमारी इमेज किसी भी तरह से स्ट्रेच ना हो। तो इस तरह से हम अपनी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ऊपर आप लोग टाइटल अपनी मर्जी से किसी भी फॉन्ट के अंदर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है गोइंग फॉरवर्ड
टेकअवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो टेकअवेज के अंदर इम्पैक्ट, यानी आपको क्या लगता है कि आपके इस प्रोजेक्ट का, इस एप्लीकेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। अगर ये किसी फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन है, किसी बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो जो लोग मैनुअली इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, या फिर आपके जो कंपिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन, किसी ना किसी तरह की वेबसाइट उन्होंने ऑलरेडी डिजाइन की हुई है इसी टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आपने किया है, तो उन लोगों से आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। तो ये तमाम चीजें हम 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर इसके अंदर बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट या आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी एप्लीकेशन बाकी कंपटीटर्स की निस्बत, या फिर आपका प्रोडक्ट आप खुद बताएंगे कि यूजर के लिए जो मैनुअली उस काम को कर रहे थे या किसी और एप्लीकेशन वेबसाइट पे यूज कर रहे थे, तो उन लोगों पे इसका इफेक्ट या आपको एक गुड यूजर एक्सपीरियंस क्यों मिलेगा। तो इसके अंदर आप ये लिखेंगे। उसके बाद व्हाट आई लर्नड, अब इसके अंदर आप लोग ये बताएंगे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट व्हाट आई लर्न के अंदर आप बताएंगे कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें सीखी हैं, आपको क्या सीखने को मिला। तो आप अपने लर्निंग थॉट्स के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने क्या कुछ सीखा और कैसे इसने आपकी स्किल्स को पॉलिश करने में आपकी हेल्प की। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आप ये बता सकते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट की किसी भी तरह से, मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट जो आपने डिजाइन किया, आपकी एप्लीकेशन है, ये किसी ने खरीद लिया आपसे, तो अब आप उसे बता सकते हैं कि आप इसमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या कंडक्ट करेंगे, यानी इस प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। या अगर आपको इसकी मॉडिफिकेशन का काम दे दिया जाए कि हर 6 महीने के बाद आप ही इसको मॉडिफाई करेंगे, तो आप कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कैसे इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोग बता दीजिएगा कि आप जो भी आपको क्योंकि अगर मैं इस वक्त आप लोगों को ये बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है या क्या होने चाहिए, तो ज्यादातर लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे और शायद आपकी पूरी क्लास उन्हीं स्टेप्स को लिखना शुरू कर दे। तो इसलिए कल भी मैंने आप लोगों के साथ जो केस स्टडीज थे, मैंने लास्ट स्टूडेंट्स के आपको दिखाए थे, वो आप लोगों के साथ इसी वजह से शेयर नहीं किए क्योंकि ज्यादातर लोग उनसे बाइसनेस दिखाते हुए या उनसे इन्फ्लुएंस होके उसी तरह के डिजाइन करने स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आपने अपनी एप्लीकेशन डिजाइन की है, आप तकरीबन तमाम लोग डिजाइनर्स हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए खुद से अपना केस स्टडी डिजाइन करें, अपनी एप्लीकेशन को देखते हुए उसी थीम के मुताबिक आप लोग अपना केस स्टडी डिजाइन करें। तो इसमें भी नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आप लोग, मैं आपको खुलासा बता देता हूं कि आपने सिंपल इतना बताना है कि नेक्स्ट, अगर ये प्रोडक्ट आपसे कोई खरीदता है, तो आपसे जिसने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आप उसको बताएंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट की अपडेट का या मॉडिफिकेशन का काम मुझे देते हैं, तो मैं इसको कैसे मजीद बेहतर बना सकता हूं। ये आप इससे हेल्प ले सकते हैं गोल स्टेटमेंट से, क्योंकि आई थिंक गोल स्टेटमेंट थी जो, उसमें भी हमने ये नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में एक लाइन लिखी थी, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन थी। तो इसमें आपने एक डिटेल के अंदर बताना है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स के अंदर या 1 2 3 लाइंस के अंदर आप लोग बताएंगे कि आप 1 या 2 या 3 स्टेप्स क्या क्या यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है लेट्स कनेक्ट। अच्छा, इसके अंदर लेट्स कनेक्ट, क्योंकि आपका ये पोर्टफोलियो भी तैयार होगा, तो ये आपका पोर्टफोलियो के तौर पे भी काम आएगा। तो आप इसके अंदर लेट्स कनेक्ट के अंदर अपना 1 से 2 लाइन के अंदर अपने बारे में लिखेंगे, या आपका अगर कोई और काम है, जैसे हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे, तो आप उसके बारे में बताएंगे। 1 से 2 लाइन में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, आपका कोई प्रोफेशनल फोन नंबर हो जो आप चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस के अंदर अगर किसी को देना चाह रहा हूँ, तो वो लिखा जा सकता है। आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, आपका अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म का लिंक भी यहाँ पे दिया जा सकता है कि अगर इस पोर्टफोलियो को देखने के बाद आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। वो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कर सकता है और आपके इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी कर सकता है। तो इस तरह हमारा ये लेट्स कनेक्ट के अंदर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, और इसके अलावा अगर कोई वेबसाइट या किसी तरह का कोई प्रोफेशनल लिंक है, तो उस लिंक को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आप लोग इसको एंड करेंगे, क्विट करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट था, तमाम स्टूडेंट्स का डिफरेंट था, इंडिविजुअल था, सिंगल था, तो उसको हमने इसमें केस स्टडी के अंदर उतारा कि जितना काम हमने किया है।
अब ये केस स्टडी जरूरी क्यों है? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जब आपका केस स्टडी नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना काम आपने किया हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाएंगे आप? उसके लिए जरूरी है कि फिर आप वो तमाम फाइल्स साथ लेके जाएं जिसके अंदर आपने एम्पैथी मैप्स, पर्सोनास डिजाइन की हैं। तो केस स्टडी बेसिकली आपके पोर्टफोलियो के तौर पे भी काम करता है, जिसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो के अंदर को दिखा सकते हैं किसी को भी। उसके अंदर तमाम डिजाइन के लिंक्स दिए गए होते हैं। जो डिजाइन कोई देखना चाहे, जिसमें इंटरेस्टेड हो, उस पर क्लिक करे, उसकी तमाम डिटेल उसके सामने आ जाएगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे वर्चुअली आप उसको तमाम चीजें मुहैया कर सकते हैं। जी, या तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका, क्योंकि ये केस स्टडी है, तो केस स्टडी को इसी टेम्पलेट को भी यूज किया जा सकता है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कल के लेक्चर के दौरान। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, तो आप लोग अपनी पावर पॉइंट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग फिग्मा को ओपन करेंगे और फिग्मा के अंदर भी आप लोग यही तमाम काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपने सिंपली करना क्या है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिग्मा की। ये हमारे पास फिग्मा की स्क्रीन आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जब अपना फिग्मा ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िग का एक बैनर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऊपर। अगर आप लोग अपने होम पेज पे चले जाएं, यानी होम के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का एक बैनर नजर आ रहा होगा, रजिस्टर फॉर कॉन्फ़िग 2024 फिग्मास कॉन्फ्रेंस फॉर पीपल हु बिल्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये कॉन्फ़िग क्या है कि ये हर साल फिग्मा की एक कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल की मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं तो वो एक फिक्स डेट के ऊपर आती हैं, सैमसंग की डिवाइसेज हैं। तो इसी तरह से जितने हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे अडोबी है या ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, इसी तरह हमारा फिग्मा है। तो फिग्मा की एक हर साल एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या होता है कि जितनी अपडेट्स आ रही हैं न्यू, उन तमाम अपडेट्स के बारे में लोगों को बताया जाए। तो ये आपकी बेसिकली उसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बैनर है। अब अगर आप लोग इसमें अपनी टिकट रजिस्टर करवाना चाहें या अपनी सीट बुक करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्टली गूगल के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्पीकर्स के बारे में देखना चाहें कि कौन लोग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पीकर्स होंगे, उनके बारे में देख सकते हैं। और अगर आप लोग टिकट बाय करना चाहें तो गेट टिकट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपको दिखा देगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे पाकिस्तान में तो मुश्किल है, जो लोग यूएसए का वीजा लगवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि इसमें अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंगल इन पर्सन टिकट है, तो ये एक टिकट कितने की है? $349 की। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल इन पर्सन टिकट्स चाहते हैं तो ये आपको बाय 3 टिकट्स गेट 1 फ्री। और ये कॉन्फ्रेंस जो होगी ये फिजिकली सैन फ्रांसिस्को के अंदर होगी, यूएसए के अंदर। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त यूएसए की जो एम्बेसी है वो लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए तकरीबन 1.5 से 2 साल का टाइम देती है। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, या ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि अगर आप इस टिकट को अप्लाई करें, उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि आप किसी तरह की वीजा असिस्टेंस चाहते हैं। ये फिर आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजते हैं, वो आपने एम्बेसी में दिखाना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने हैं और उसकी बेस पे आपको वीजा मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे क्योंकि
हमें इंटरव्यू डेट बहुत लेट मिलती है, तो उसके लिए फिर क्योंकि कॉन्फ्रेंस तो ये होगी, आई थिंक इसकी डेट आ रही होगी यहाँ पे जून 2024 में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसलिए फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि डेट से 2 साल, यानी आप 26 या 27 की कॉन्फ्रेंस के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों का जाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर उस तरह से असिस्टेंस नहीं मिलती जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई इस ऑप्शन को यूज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अच्छा, ये थी अगर आप फिजिकली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फी पे करना पड़ती है, लेकिन इसी की तरह आपके पास वर्चुअली भी एक ऑप्शन होता है कि जिसमें आप वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए, अपने लैपटॉप या किसी भी जगह से। लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन लिमिट 1 वर्चुअल टिकट पर अटेंडी, इस पे क्लिक करेंगे, आप लोग अपना नाम, अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे और आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक टिकट दे दी जाएगी, जिसकी बुनियाद पे आप ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं या इस चीज के बारे में देख सकते हैं कि इस साल कौन कौन सी अपडेट्स आई हैं फिग्मा के अंदर, तो इस तरह, या फिग्मा के अंदर क्या चेंजेस की गई हैं, तो इस तरह से आप अपनी वर्चुअल टिकट खरीद सकते हैं। मैं वापस अपने फिग्मा के अंदर जा रहा हूं, तो यहाँ पे जब आप फिग्मा को ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू डिजाइन फाइल। आप न्यू डिजाइन फाइल क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसको केस स्टडी के तौर पे डिजाइन करना चाह रहे हैं। आप लोग अगर पावर पॉइंट पे नहीं यूज करना चाह रहे तो यहाँ पे किया जा सकता है। इसका टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे केस स्टडी रख दीजिएगा, तो ये हमारे पास केस स्टडी आ गया। अब आप अपना केस स्टडी फिग्मा के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट फ्रेम के क्लिक करें, फ्रेम के अंदर आपके पास डेस्कटॉप के फ्रेम्स होंगे, इनके अंदर आप डेस्कटॉप, टीवी, कोई फ्रेम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टीवी का फ्रेम लेता हूं, तो ये तकरीबन हमारा उसी साइज में आ जाएगा जिस साइज में हमारे पास पावर पॉइंट था। और फर्स्ट मैं यहाँ पे इसका टाइटल ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये टाइटल के तौर पे काम आएगा, तो मैं इसको टाइटल नाम दे दूंगा। अब यहाँ पे आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी इमेजेस ऐड की थी उसके अंदर जो हमारे पास था हमारा मोबाइल ऐप डिजाइन, उसके अंदर हमने इमेजेस ऐड की, तो आप इसमें भी इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर टाइटल लिखने के लिए आपने सिंपल टेक्स्ट लेना है, टाइटल लिखा जा सकता है क्योंकि आपको फिग्मा ऑलरेडी आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम लेंगे, नेक्स्ट फ्रेम के अंदर हम इसी तरह से टीवी का फ्रेम लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 फ्रेम हो गए। इसके अंदर वो प्रोजेक्ट बैकग्राउंड लिखी जाएगी, तो आप लोग इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ क्रिएट करने के लिए हम इन तमाम फ्रेम्स को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज है उनमें लास्ट में हमारे पास एक्सपोर्ट का बटन है, तो एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 1x PNG, हम इस PNG को PDF में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद ये हमें बता रहा है कि आप 2 लेयर्स को, यानी 2 फ्रेम्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एज ए PDF। तो इस तरह से आप अपनी PDF को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी फ्रेम्स आपने क्रिएट किए होंगे उनको आप केस स्टडी यहाँ पे क्रिएट करके भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए PDF, और आप लोग चाहें तो आप लोग पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, पावर पॉइंट के अंदर अगर आप लोग PDF क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप इसी तरह PDF क्रिएट करते थे और इसमें भी इसी तरह से की जाएगी। जब आप लोग अपना केस स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सपोर्ट का एक बटन होगा। क्योंकि मेरे पास ये इस वक्त मैंने बाय किया हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेव एज अडॉप्ट PDF का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका आ रहा होगा तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो इसमें आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट अडॉप्ट PDF का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये ऑप्शन मैंने कहां से निकाला था? हमारे पास ये फाइल का एक बटन है ऊपर, इस फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट का बटन है। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें और क्रिएट अडॉप्ट PDF, और जिस जगह पे आप इसे सेव करना चाह रहे हैं इसको सेव किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग अपने लिए PDF फाइल को सेव कर सकते हैं और ये आपका केस स्टडी मुकम्मल हो जाएगा। तो आप इसको फिग्मा में भी डिजाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें, और आप लोग चाहें तो इसको इसी तरह जो टेम्पलेट मैंने दी है इसके अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आपका बिल्कुल सिंपल डिजाइन ना हो, इसी तरह ना हो जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें आप लोग बैकग्राउंड इमेजेस ऐड कर सकते हैं या किसी भी तरह से इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे भी आप लोगों को मुनासिब लगे। इसके अलावा अगर किसी का आज के लेक्चर के हवाले से, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी डिजाइन और उसके प्रोटोटाइप के हवाले से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, स्टिकर शीट के हवाले से या यूजेबिलिटी स्टडी के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा।
किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, तो अपना नाम लिख दीजिएगा अपनी चैट बॉक्स के अंदर, या अगर कोई स्टूडेंट एक डिवाइस के ऊपर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे, तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसमें कोशिश करें, कल फ्राइडे है, इस वीक की हमारी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद सैटरडे और संडे आपके पास 2 दिन होंगे। तो इन 2 दिनों में आपकी स्टिकर शीट, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, हाई फिडेलिटी डिज़ाइन, स्टिकर शीट, यूजेबिलिटी स्टडी, और उसके बाद आपका केस स्टडी मुकम्मल होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वेबसाइट डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकें। उससे पहले हम इसमें पोर्टफोलियो भी क्रिएट करेंगे अपना-अपना, तो क्योंकि आई थिंक 2 से 3 दिन आपके पोर्टफोलियो पे भी लगेंगे जब आपका केस स्टडी मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि संडे तक आप लोगों का केस स्टडी तमाम लोगों का कंप्लीट हो, और वो आपका शेयर्ड हो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। क्योंकि जितनी भी चीजें आप लोग क्रिएट करते जाएंगे, जैसे लो फिडेलिटी डिजाइन और लो फिडेलिटी का प्रोटोटाइप, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाई फिडेलिटी डिजाइन और हाई फिडेलिटी का प्रोटोटाइप, इसको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग शेयर करेंगे। उसके बाद आपकी स्टिकर शीट है, तो स्टिकर शीट की पीडीएफ फाइल आप उसको ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। यूजेबिलिटी स्टडी की पीडीएफ फाइल को शेयर करेंगे, और इसके बाद लास्ट में आपका केस स्टडी है, तो केस स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसकी भी पीडीएफ फाइल को अपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे। जी, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग अपना-अपना काम स्टार्ट करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, या अगर किसी को किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास के दौरान भी और व्हाट्सएप पे भी। तो थैंक यू, इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।